MCQs यहाँ पे हम देखेंगे। ये P बाई क्यू है हमारा, ये P बाई क्यू एक्चुअली में हम करेंगे और P बाई क्यू। देखते हैं हम आगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF निकालो। तो कह रहा है HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 10 होता है, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले हमें समझना कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर जो खुद से कटे, ठीक है, 1 से कटे और किसी और नंबर से कटे, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 किससे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, इन सारे से चला जाएगा। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी नंबर क्या होती है? अगर देखें तो 1, तो क्या ये कंपोजिट है? तो नहीं है। 2, क्या ये कंपोजिट नहीं है? क्योंकि 2 तो 1 से जाएगा और 2 से भी जाएगा, और कह रहा है कि 2 एक और होना चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 3 देखते हैं, तो 3 से जाएगा और 1 से जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब 4, तो 4 किस से जाएगा? 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो 4 जो है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ 10 और 4 का क्या निकालना है? 10 और 4 का निकालना है हमें HCF। तो 10 और 4 का HCF निकालेंगे तो 4 का क्या हो गया? 2 × 2, और 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 2 × 5। तो दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो आंसर हो गया ये हो गया 2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि k का मान जिसके लिए रैखिक युग्म क्या है? x + y - 5 इक्वल टू 0 एंड 2x + ky - k इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर द विच ऑफ द पेयर इज द लीनियर इक्वेशन x + y + 4 इक्वल टू 1 0 एंड 2x + का ky - 8 इक्वल टू 0 इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। देखो जब भी ये 2 इक्वेशंस दिए रहे ना, तो आप 3rd चैप्टर को याद करो, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। तो पहले क्या होता है? A1/में A2 बराबर है B1/में B2। तो ये फर्स्ट टर्म्स बराबर होंगे। तो फर्स्ट टर्म्स बराबर है तो हम क्या देखते हैं? A1 और A2 और B1 और B2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो। तो A1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाले इक्वेशंस का जो x के जो मल्टीपल्स होते हैं वो A1 होता है। तो यहाँ पे क्या है? x के मल्टीपल में 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1। और A2 सेकेंड वाले इक्वेशन में जो x के मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं A2। तो यहाँ पे A2 क्या है? 2 है, इक्वल। उसी तरह जो B1 होता है वो इक्वेशन फर्स्ट के जो y के जो मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दो? 1 पुट कर दो। फिर B2 जो होता है, जो सेकेंड इक्वेशन के जो y के मल्टीपल्स होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या है? k है, तो यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, k आएगा। यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे k आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रख दो? k रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने x का ही तो रख ही दिया, तो यहाँ पे मतलब कि ये रखेंगे। तो ये B2 का वैल्यू हो गया, तो मतलब कि ये B1 का और ये B2 का, A1/A2 B1/B2। अब क्या करो? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो k × 1 इक्वल टू 2 × 1। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल जो है ना वो 2 है? तो कह रहा है कि किसके रूट्स क्या है? 2 है। तो देखो रूट्स उसके 2 होंगे ना, अगर किसी भी इक्वेशन में इसमें
इसमें और इसमें, चारों में इक्वेशंस में आप क्या करो, 2 पुट करो x के जगह पे, और जो 0 आ जाएगा ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम देखते हैं, अभी देखना सब में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओरल भी आप कर सकते हो, तो ओरल करके कुछ सॉल्यूशन ला सकते हो। ये लाना है कि 0 आना चाहिए, तो हम c लेते हैं रेंडमली 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट कर दो, माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6। अब 2 मल्टीप्लाई 2 2 से क्या हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे 14 प्लस का 6, ये 4 2 से क्या हो जाएगा 8, माइनस का 14 प्लस का 6। अब इसको सम करेंगे हम 8 और इसको, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ना, ये किसके जीरोज है, ये फर्स्ट के नहीं है, सेकंड के नहीं है, थर्ड के नहीं है, ये है सी के। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप क्या करो, एक बार ना सारे में पुट करके देख लेना, जैसे यहाँ पे 0 आया है ना, वो 0 नहीं आएगा, फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसके आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी जिसका AP D इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास -4, A7 दिया हुआ है 4, तो इसका हमें ना A निकालना है। तो मतलब कि D दिया हुआ इतना और A दिया हुआ इतना, मतलब A7 और A हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली D बराबर दिया हुआ है -4 और A7 दिया हुआ है 4। अब हमें पता है A7 का क्या होता है फॉर्मूला, A7 बराबर होता है A प्लस का 6D। तो A7 के जगह पे हम लिख सकते हैं 4, तो A7 की जगह पे क्या लिख दो 4। अब A प्लस 6 और D की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है -4, तो यहाँ पे -4 कर दो, तो 4 इक्वल टू A प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 24, 6 24 जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 4, अब ये 24 इस साइड आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे हम प्लस में 24 बराबर A। अब इसको सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28 बराबर A। तो A की वैल्यू जो है वो हमारा कितना आ गया 28 आ गया। तो ये जो आंसर आपका D है ये आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बता, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन्स। तो ओरिजिन्स का मतलब आप ये समझो कि ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 और 4, ये x होता है, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। तो जो ओरिजिन होता है ना उसके जो x और जो y होते हैं वो होते हैं 0 और 0। क्या होते हैं 0 और 0, तो x1 0 और y1 0 और x2 5 एंड y2 5। दूरी कह रहा है, दूरी का मतलब क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x2 की वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 y1 का स्क्वायर। अब ये 5 में 0 जाएगा तो 0 रहेगा, तो और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 6 41 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 41 कितना है ये। अब देखो ये एक्चुअली में ना इसका फॉर्मूला ऐसे भी है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपका कोई भी डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से है तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर और y1 का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x का स्क्वायर
प्लस में y का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हमारा 1 है ये तो 0 ही है, किसी से भी माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा। तो इसी को क्या मान लोगे, अब ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है इसी पॉइंट को क्या मान लो, x एंड y। तो पुट करके देखो, यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में y की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो यही आ गया 25 प्लस में 16 और जोड़ेंगे तो 41, तो यही आंसर आ गया। तो या तो आप इसको बेसिक तरीके से कर लो या आप यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से कर लो, जो करे वो कर लेना। अगर ज़्यादा नंबर का रहे तो वो तरीका यूज़ करना या नहीं करना, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज है तो माइंड में कैलकुलेट करना। पहले तो यहाँ पे आप रिवीजन ही कर लो अच्छे से, उसके बाद ही तो माइंड में भी कैलकुलेट हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और कॉट ए हमें पूछ रहा है साइन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसा दिया है वैसा लिखो, साइन ए। तो साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कॉट ए का हमें पूछ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट का टैन का उल्टा होता है B अपॉन P, B अपॉन P। रफ कर देता हूँ, कॉट का होता है टैन का जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो इसके सामने जो है वो हो जाएगा, मतलब P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे B है, तो B की वैल्यू तो हमें निकालना होगा। तो हमें रिलेशन पता ही है कि B बराबर क्या होता है, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर। अब पुट कर दो वैल्यू, H कितना है 5 का स्क्वायर और B कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, इक्वल टू क्या आ गया 4। तो B बराबर 4 आ गया। अभी पुट कर दो, 4 अपॉन में P कितना है 3, 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3, आंसर हो गया B। B हो गया आंसर 4 अपॉन में 3, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये किसके बराबर होगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे ना एक्चुअली में आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखिए किसके बराबर में ये होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप इसे पुट करके देख सकते हो, ये एक्चुअली में आएगा tan स्क्वायर का जो आंसर है ये आएगा tan स्क्वायर। ये जो है ना आपके बुक का सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे अगर सॉल्व हो पा रहा है, ये कैसे आया, ये अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप बताना, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि tan 30 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 ये किसके बराबर होगा। तो एक्चुअली में तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो अब देखो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में रूट 3, 1 अपॉन में रूट 3। अब यहाँ पे ये आ गया रूट 3 अपॉन, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे लग गया, और माइनस 1 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 है, तो ये 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ये आ गया। तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अब इक्वल 2 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, अब क्या बचेगा 3 अपॉन रूट 3, रूट 3 अपॉन रूट 3। अगर हम क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 अपॉन में 3 से 3 गया तो क्या बचा रूट 3। अब आप बताना किस वैल्यू का, मतलब कि यहाँ पे जितने सारे जो दिए हुए ना किसका वैल्यू रूट 3 होता है, ये आपको बताना है। तो ये रूट 3 जो होता है ना ये tan 60 का होता है, किसका होता है tan 60। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या हो गया tan 60 हो गया।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेशनलाइज किया है, यहाँ पे रेशनलाइज किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग कितना है, इतना दिया हुआ है और गुणनफल इतना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द होल जीरोस इज इक्वल टू इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो एक्चुअली में क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा -5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा 6 है। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन है, तो आपको ना इक्वेशन पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 है, तो 6 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस का 6, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखो एक्स स्क्वायर 5x प्लस का 6, तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन ए हो गया। समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स है, क्या है पॉलिनोमियल्स, 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4, कि इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कीजिए इसका फैक्टराइजेशन, 3x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 4। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो अब हम इसे क्या करना है हमें कि दो फैक्टर में ऐसे तोड़ना है कि ये प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो करके देखिए, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 1, तो 12 और 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 11 आ जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि प्लस में किसे रखें और माइनस में किसे रखें, या दोनों को प्लस में रखें। तो ये 12 और -1 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अगर इसी को -12 और +1 करते तो माइनस का 11 आता। तो हमें यहाँ पे लाना क्या है, प्लस का 11। तो इसीलिए हम 12 को क्या रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे और 1 को क्या रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। 3x स्क्वायर और प्लस का 12x, ठीक है, माइनस x, 1 के जगह पे हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा, तो x रखेंगे और माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब यहाँ से 3 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है, और उसके बाद ले लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 4 सा 12, ये 12 माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से और 1 ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 4। अब ये आ गया, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा सही होगा। तो x प्लस 4 इन दोनों में से एक रख लिए और 3x माइनस का 1 ये ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर -4 और x बराबर 1/3, क्योंकि इसके बराबर में 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए x बराबर -3 और x बराबर 1/3, ठीक है, x बराबर -4 और x बराबर 1/3। तो यही है आपका आंसर, जो है आपका यहाँ पे C आंसर है, C आपका करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक शहर में 66 दिनों की बारिश का वार्षिक रिकॉर्ड नीचे तालिका में दिया गया है। बहुलक वर्ग तथा माध्य वर्ग की ऊपरी सीमा का अंतर बताओ। तो इसकी ऊपरी सीमा का क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड, कितने बार ज्यादा आता है। तो ये सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ है वो क्या है, 22 है। तो 22 का अगर हम क्लास मार्क्स देखें तो 0 और 10 है।
तो इसकी अपर लिमिट 10 हो गया और लोअर लिमिट कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो हमारा मोड है, ठीक है, मॉडल क्लास है, तो उसका जो है, मॉडल का मतलब क्या है, बहुलक। बहुलक जो है उसकी ऊपरी सीमा कितनी आ गई, ये आ गई 10, ठीक है। अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में निकालने के लिए हमारे पास टोटल कितने दिए हुए हैं, 66। तो ये n है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n अपॉन में 2 करते हैं, तो 66 अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो 33, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो कितना आ गया 22, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 22 और 10 32 होगा, सॉरी, 32 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 40 हो गया। तो अब हमारे पास है 33 और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब ये जो आ गया तो इसका मतलब कि सबसे पास में कौन है, ये 40 है इसके 33 के, ठीक है, 33 के पास में क्या है 40। तो हम क्या लेंगे, इसका मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा 20 और 30। और 20 और 30 में जो सबसे अपर लिमिट है वो कितना है, 30 है। तो अपर लिमिट इसका 30 है और ये इसका अपर लिमिट क्या है 10 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 20। तो ये आपका जो आंसर जो है C है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि PA किसी घटना A की प्रायिकता है तो दर्शाता है। ये देखिए NCERT में दिया हुआ इसका रिलेशन, ये इसका ऑप्शन C होगा। कहता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी PA है ना, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है। ना तो 1 से बड़ा होगा और ना तो 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। यहाँ पे कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 7। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। इसका करता है TSA। TSA का मतलब कहता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई r स्क्वायर। तो अब 3 की जगह पे 3, पाई की जगह पे 22/7, r कितना है तो 7, तो 7 गुने 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7×6 42 हासिल 4, 7×6 42 और 4 46, 462 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये पाई के रूप में ही दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे करते 3 पाई और r कितना है 7 गुने 7, ठीक है। तो TSA टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 एंड पाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 9 × 27 हासिल 2, 4 × 12 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 147, ये आंसर होगा। ये एक्चुअली में हमने क्या किया था कि पाई की वैल्यू पुट कर दिया। आंसर ये भी सही है, लेकिन आपके आंसर के हिसाब से ये आंसर सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 120 के कोण के लघु त्रिज्यखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। तो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द एरिया माइनर सेक्टर एंगल 120 एंड इट्स द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल्स रेडियस इक्वल टू 21। तो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस निकालना है एरिया के माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के। तो
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये माइनर सेक्टर होता क्या है, मेजर सेक्टर होता क्या। तो अगर हम ये एक सेक्टर बना ले और ये जो एंगल है वो कितना है 120 है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो पार्ट है ना ये हो गया माइनर सेक्टर और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया मेजर सेक्टर। क्या है, मेजर सेक्टर। अब इन दोनों के एरिया का हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि अगर मान लो कि ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा, सोचो। तो ये एंगल होगा आपका 360, क्योंकि सर्कल का पूरा एंगल क्या था 360, इसमें से माइनस करो 120। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे 2, तो 240। तो इसका मतलब एंगल का डिफरेंस कितना आ गया 240 आ गया। तो अब क्या कर दो 240 है ये, तो ये आ गया 240 एंगल। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये इन दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो अगर आप माइनस करोगे 240 120 तो 0 2 1 तो 120 ही आया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना ये इसके बराबर ही होगा, क्योंकि 3 पार्ट में ऑलरेडी बढ़ जाएगा 12 3 36 3। तो सीधे सीधे क्या कर लो एंगल का डिफरेंस डाल दो। तो एंगल का डिफरेंस कितना है 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर कितना है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। 12 3 36 3 टाइम्स में ये कट गया। अब इसको करेंगे 3 टाइम्स में, फिर इसको करेंगे 3 टाइम्स में, 22 मल्टीप्लाई 21। अब मल्टीप्लाई करके देख लो 21 22 2 4 2 4 264 मतलब कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। अगले की तरफ हम चलते हैं। अगर समझ में नहीं है तो आप बताना, मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा और समझा दूंगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है, ये जो आपका है ना कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दो चर x एंड y से बनने वाले रैखिक समीकरण a1x और b1y इक्वल टू c है, a2x और b2y और c2 आरेख के रूप में निरूपित समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है पैरेलल। क्या होता है पैरेलल। तो एक्चुअली में पैरेलल कब होगा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये चीज देखो पैरेलल का यही होता है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन में c2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। अब ये जो है ये होगा इंटरसेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा ये होगा कोलिनियर्स होगा, ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। कोलिनियर होगा क्योंकि एक ही लाइन पे क्या होगा सारे पॉइंट आएंगे, तो इसके इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, इसके वन सॉल्यूशन और इसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जब ये पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं। ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे किया तो एक सॉल्यूशन, और एक लाइन उसी लाइन पे है तो इसका मतलब बहुत बार ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसीलिए ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन जो कॉन्सिडेंट लाइन जो होंगे इसी के ऊपर होगा, और जो यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशंस, और जो पैरेलल होगा उस पर कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा जो कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हमें निकालना है
बी ओ, ए बी ओ, मतलब ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता है कि अगर हम ये ले लेते हैं कि ये और ये हम क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे मतलब कि मान लीजिए कि ए ओ बी पी, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, या चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। अब इसके चारों कोनों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अब ये क्या बना रहा है और ये क्या बना रहा है, ये है 90 और ये भी है 90। हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होता है ना, उस पे जो मतलब कि रेडियस जाता है वो 90 का बनाता है। तो एंगल पी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल ओ बराबर 360। तो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। यहाँ पे 9 दूना 18, मतलब 180, 180 में 80 जोड़ेंगे तो 260। अल्हम्दुलिल्लाह 260 ये आ गया, तो 360 एंगल ओ में से 360 माइनस का 260 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। तो ये पार्ट आ गया आपका 100। अगर ये 100 आ गया तो आप क्या करो, इसे रफ कर दो, यहाँ से ये रफ कर देंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट मतलब कि ओ ए बराबर है ओ बी, और ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है तो ये दोनों इक्वल है। तो ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो दो साइड्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब दो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए बराबर एंगल बी। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल ओ कितना है, 100 बराबर 180। तो अब क्या कर दो, एंगल ए प्लस का एंगल ए बराबर 180 माइनस का 100। तो 2 एंगल ए बराबर यहाँ पे से 80 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ गया, 40। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया, 40। तो एंगल ए भी 40 हो जाएगा, एंगल बी भी 40 होता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो होगा आपका 40 आ जाएगा। तो आंसर जो है इसका ए होगा, फर्स्ट हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर, ये एक रेखा जो एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वो कहलाती है। तो दो अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी, दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सेकेंड। सेकेंड होता है, जैसे कहने का मतलब ये सर्कल है, ठीक है, क्या बन गया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये अलग अलग पे काट दिया तो इसको सेकेंड बोलेंगे। अगर यही जो लाइन है और ये क्या रहती, अंदर ही रहते, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसी में ये टच करके जाती तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और व्यास, डायमीटर का मतलब हो, ये हो गया कि सर्कल के सेंटर से जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसी को डायमीटर बोलते हैं। तो ये हो जाता है डायमीटर का, ये डायमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ये कॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है,
यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि से इतना लंबा है तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो 6 मीटर ऊंचे खंबे, चलो बना दिया खंबा, क्या इतना है 6 मीटर। ऊंचे खंबे की छाया, तो ये छाया है 2.√3 लंबी है, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो ABC, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan का। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/V। तो tan थीटा 6 अपॉन में 2√3 ये आया। अब इसको इससे काटेंगे तो 3, तो 3/√3 आ गया। तो 3 में √3 को रेशनलाइज करेंगे तो ये √3, तो ये क्या हो गया 3√3 में 3 से 3 कट गया, ये क्या बचा √3। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया √3। तो tan थीटा, तो tan 30 मतलब कि ये जो है √3 किसका वैल्यू आता है, तो ये होता है tan 60 का, तो इससे ये कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया 60। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60। अब आया रीजनिंग एंड एजम्पशंस। यहाँ पे देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले किसी ए के लिए एक रेखा खींची गई, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। ये बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा है। ए लाइन ड्रॉ द पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड्स ऑफ द सेम रेशियोज। तो वही चीज होता है, बीपीटी थ्योरम भी यही कहता है कि अगर त्रिभुज के किसी भी दो साइड को तो एक लाइन टच करेगी और तीसरे के पैरेलल होगा, तो ये दोनों जो है ना इसके सेम रेशियो में होगा, मतलब कि AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। तो ये तो ट्रू है, ये सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे बात के त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर रेखा नहीं खींची जा सकती, ये गलत है। किसी भी त्रिभुज के समांतर रेखा खींची सकते हैं, तो मतलब कि ये गलत है। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ टू द एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये गलत बात है। तो पहला सही है और दोनों सत्य है, इसमें दोनों सत्य है। सी में फर्स्ट सत्य है और परंतु आर जो है वह सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि पहला जो है ये सही है और जो रीजनिंग है वो क्या है, वो गलत कह रहा है। तो ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन से आते हैं रीजनिंग एजम्पशंस का, ये भी है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर दो, फिर ये देखना। कह रहा है कि बिंदु 0 और y एक्स पर है, ये सही कह रहा है, एकदम सही। एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित होता है वो x के शून्यक होता है, ये भी सही कह रहा है, दोनों सही है। अब देखो इसको समझते हैं। ये x डैश y एंड y डैश, अब ये पॉइंट क्या है 0 और देखो 0 और 4, तो पहला वाला होता है x, दूसरा होता है y। इसका मतलब कि 0x का ये है, ये पॉइंट है, इसे समझते हैं। 0 ये है, मतलब x का भी 0 और y का भी 0। मान लीजिए y का क्या है 4, ये है, तो वही चीज तो कह रहा है। ये कहाँ है y अक्ष पर, कहाँ पे है लाई ऑन y एक्सिस, तो ये सही बात है, पहला सही कह रहा है एजम्पशंस। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो x निर्देशांक क्या होता है, शून्यक होता है। तो x कोऑर्डिनेट पे कुछ है क्या, नहीं है, ये क्या है 0 पे है, तो इसीलिए ये भी दूसरा पॉइंट भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसीलिए कि ए अभिकथन जो है वो तथा तर्क आर दोनों सत्य हैं और ए आर की पूरी तरीके से व्याख्या करता है। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने कंग्रेचुलेशंस, आपने 20 MCQs को कंप्लीट किया। और बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखते हैं लेकिन न लाइक करते हैं और न ही शेयर करते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है इससे, तो आप हेल्प करें मेरा, अपने अपने फ्रेंड्स में क्या करें, इसे शेयर करें ताकि उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब भी करें और चैनल को प्रमोट करें ताकि आपके आने वाले